हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। उसमें अपना पाठ चल रहा है कौन सा बताओ देखे। हाँ जी, हमारा पाठ चल रहा है रासायनिक बलगति। हम विलयन यानी सॉल्यूशन और विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन वाला पाठ कर चुके हैं। अभी अपन चल रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गति की, और उसमें अपन अभिक्रिया की कोटि समझ चुके हैं, आणविकता क्या है समझ चुके हैं, अभिक्रिया वेग, वेग व्यंजक हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा समाकलित वेग समीकरण। क्या रहेगा जी? समाकलित वेग समीकरण। और समाकलित वेग समीकरण किनकी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे? किनकी? शून्य कोटि की विक्रियाओं की। शून्य कोटि विक्रियाओं के लिए हम समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। चलो समझते हैं। पहले ये तो हमें बता दिया ना तुम लोगों को, फिर भी सुन लो कि वह विक्रिया शून्य कोटि की विक्रियाएं कौन होगी? वे विक्रियाएं जिनमें विक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। शून्य घातांक के समानुपाती हो। देखिए जी सर, देखिए ठीक है बाबे। ये ले रहे थे अभी, एक मिनट जी। ठीक है जी, देखो अपन पढ़ रहे हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण ये हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य कोटि विक्रियाओं के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या? समाकलित वेग समीकरण, यानी n बराबर कितना? 0। इनके लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ना बहुत इजी रहेगा। इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसे डरने की जरूरत नहीं है, आप बस देखते रहो, आराम से समझो। ठीक है जी। अब हम ये जानते हैं क्या जानते हैं? सुनो, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई अभिक्रिया है, इसमें R जो रिएक्टेंट है वो P उत्पाद में बदल रहे हैं जी। इनके लिए अभिक्रिया वेग कैसे लिखे? अभिक्रिया वेग कैसे लिखे? अभिक्रिया वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, और माइनस लगाते हैं, बहुत पहले पढ़ चुके। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो dr आता है ना वो आता है R2 माइनस R1। अभिकारक की कुछ समय बाद की सांद्रता में से पहले की सांद्रता घटाते हैं। अब हमें पता है जब कोई अभिक्रिया स्टार्ट हो चुकी होती है तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, उत्पाद की तो बढ़ती है और अभिकारक की घटती है। तो जो R2 की वैल्यू होगी वो हमेशा R1 से कम होगी, तो वो तो माइनस आ जाएगा वेग, और वेग माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इस फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा होता है ना। तो देखो इस रिएक्शन के लिए R से जो P प्रोडक्ट बन रहा है इसके लिए हम अभिक्रिया वेग लिख रहे हैं माइनस dr बटा dt, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। और वेग नियम से हमने अभिक्रिया वेग पढ़ा था कि k r की पावर n के समानुपाती होता है। k r की पावर n के समानुपाती होता है। अभिकारक की घात n, और n क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है जी। तो यहां से अपन इन दोनों को अभिक्रिया वेग के बराबर है ये, और अभिक्रिया वेग के बराबर वेग नियम से ये है। वेग नियम से वेग व्यंजक जिसे बोल रहे थे, ये वेग स्थिरांक के आर अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उसकी सांद्रता है, और की घात n अभिक्रिया की कोटि है। अब देखो जी, हम ये जान लें कि n की वैल्यू कितनी रखनी है? 0। तो हम इसे लिख देंगे, यहां से शुरू कर देता हूं मैं, माइनस ऑफ dr। आराम से समझना, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। dr बटा dt बराबर के r की पावर n रखना है, और n की वैल्यू शून्य कोटि में कितनी होगी? 0। तो यहां घात लगा देते हैं 0। घात कितनी लगा दे? 0। अब हमें इतना तो पता है कि सर किसी भी चीज की घात, एक मिनट,
किसी भी चीज की घात अगर 0 हो ना तो वैल्यू कितनी होती है जी, 1 वैल्यू होती है। देखो तो हम ये जानते हैं क्योंकि r की पावर जो 0 होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी इस पूरे की जगह 1 रख देंगे तो ये, और dt को मैं उधर ले जा रहा हूं। पहले चलो एक काम कर देता हूं, मैं सही लिख लेता हूं, जो जैसे है माइनस ऑफ dr बटा dt बराबर k। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब एक काम करते हैं, ये dt जो भाग में, इसको राइट साइड में ले जाते हैं। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, पक्षांतरण तो जानते ही हो, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ dr बराबर k dt। समझ रहे हो इतना? अब देखो मैं एक काम करता हूं, इस माइनस को उधर ले जाता हूं। अब ये मत बोल देना माइनस उधर जाते खुद माइनस प्लस हो जाएगा, संख्या प्लस होती है, ऐसे भी नहीं समझ रहे तो ध्यान से देखना। अपन एक काम करते हैं, इस माइनस dr को उधर ले जाते हैं तो प्लस dr बन जाएगा। समझ पा रहे हो? माइनस के साथ में पूरे dr को राइट साइड में ले जाता हूं, प्लस dr बन जाएगा, और k dt को उधर ले आता हूं तो माइनस k dt बन जाएगा। तो ये इतनी छोटी बातों पर नहीं हटकोगे, उम्मीद करता हूं। हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं, dr, एक मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं, dr बराबर माइनस k dt। ये लो जी, बस इस चिन्ह को इधर ले गए, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिक चीजें उम्मीद करता हूं आ रही है। अब देखो ये तो है अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण। अब इसका समाकलन करते हैं कि दोनों तरफ बराबर के, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ उचित सीमाओं में, उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब सीमाएं क्या है वो सुनना। सीमाओं का मतलब है जो चीजें परिवर्तित हो रही है वो कहां से कहां तक परिवर्तित हो रही है, इसको सीमा बोलते हैं। जैसे मैं कहूं r के सामने d लगाया, यानी अभिकारक की सांद्रता बदलती है और समय भी बदलता है। अब समय कहां से कहां तक बदलता है तो सुनना, समय तो बदल रहा है t बराबर जब 0 था, यानी अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं हुई थी, ये जो अभिक्रिया है वो जब स्टार्ट नहीं हुई थी तो रिएक्टेंट की जो r है उसको बोलते हैं r नोट, सांद्रता को। और t बराबर जब t हो जाए, यानी t समय बाद की बात करें तो सांद्रता को बोलते हैं RT। ये तो है प्रारंभिक सांद्रता और ये है t समय पर सांद्रता, किसकी? अभिकारक की। कहने का मतलब ये हो गया जी, सुनना ध्यान से, कहने का मतलब ये हो गया जी कि जब अभिक्रिया t बराबर 0 थी, यानी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तब अभिकारक कितने थे? R नोट। माना है ये अपन ने, 0 टाइम पर अभिकारक की सांद्रता है R नोट, और जब t टाइम हो चुका था तब अभिकारक की सांद्रता है RT। तो अभिकारक की सांद्रता R नोट से कहां पहुंच गई? RT पर, और टाइम की जो चेंज है वो कहां से आया? 0 से t, और अभिकारक की सांद्रता कहां से कहां तक बदली? R नोट से RT। तो ये सीमाएं हैं इनकी। चलो समाकलन करते हैं, ये समाकलन का चिन्ह लगाया, ये dr, और ये फिर समाकलन का चिन्ह, ये माइनस k dt। r कहां से कहां तक बदला था? R नोट से RT तक। टाइम कहां से कहां तक बदला था? 0 से t तक। अब ध्यान दो, ये जो k है वो क्या था? वेग नियतांक। क्या था? वेग नियतांक। और जो नियतांक या स्थिरांक होता है उसका समाकलन कुछ नहीं होता, उसको समाकलन से बाहर लिख देंगे, या यूं कहूं उसका समाकलन वही होता है। तो देखो यहां ये बन जाएगा R नोट से RT, ये रह जाएगा यहां dr, यहां ये माइनस k तो आ गया बाहर, और 0 से t, और ये हो गया dt। ये अपनी समीकरण यहां तक अपन पहुंच गए।
एकदम स्टेप बाय स्टेप स्लो तरीके से समझते रहो, कोई भाग दौड़ नहीं है अपने। अब सुनो, यहां आएगा नहीं इसलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलो, तो अपन ने लास्ट में क्या प्राप्त कर लिया है कि समाकलन डी आर आर नोट से आर टी बराबर माइनस के को बाहर ले लिया और 0 से टी टाइम तक ये डी टी कर दिया। ये अपने पास समीकरण प्राप्त हो गई यहां तक। आगे देखो जी, डी आर का समाकलन होता है आर। डी आर का समाकलन क्या होता है? आर। ऐसे दो लाइन आप इसको उलझो मत, एकदम सटीक से याद रखो। देखो, डी आर का समाकलन क्या होता है? आर। जैसे डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, डी वाई का समाकलन होता है वाई, तो डी आर का समाकलन आर। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या थी? आर नोट से आर टी। उसी प्रकार माइनस के, और अगर डी आर का समाकलन आर है तो डी टी का शाबाश टी, और सीमाएं क्या थी? 0 से टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन देखना, किसी भी राशि का समाकलन जब अपन करते हैं, उसको सोल्व करते हैं समाकलन को, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं। अपर मानी ऊपर जो लिखी हुई लिमिट है उसमें से जो नीचे लिखी हुई लिमिट है वो घटा देते हैं, वही उसका समाकलन होता है। तो यहां अपर लिमिट आर की अपर लिमिट क्या है? आर टी, ये लो आर टी, माइनस आर की लोअर लिमिट क्या है? आर नोट, तो ये आ गया आर नोट, बराबर माइनस के की जगह माइनस के आ गया। और देखो, टी की अपर लिमिट क्या है? टी, माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0। एकदम इजी है। अब देखो, आर टी माइनस आर नोट बराबर माइनस के, टी माइनस 0 क्या आ जाएगा? टी, ये के टी। चलो अपन आर नोट को प्लस कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं, तो ये समीकरण हो जाएगी आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट। ये है जी समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण किन के लिए? शून्य कोटि की विक्रिया के लिए। स्टार्ट यहां से किया था, क्या याद करना था? समाकलित वेग समीकरण किन के लिए? शून्य कोटि की विक्रिया के लिए, यानी n बराबर कितना? 0। हम क्या जानते हैं कि वो विक्रिया है आर से पी, अगर वो हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अभिक्रिया वेग माइनस ऑफ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय के बराबर होती है। वेग नियम या वेग व्यंजक से हम ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया वेग होता है वो होता है बराबर के आर की पावर एन के। आर है सांद्रता अभिकारक की और एन है कोटि। एन की वैल्यू तो हमें 0 रखनी है, एन की वैल्यू तो हमें 0 रखनी है। तो देखो, हमने इधर वाले इस पूरे फॉर्मूले को यहां उतार दिया, माइनस डी आर बटा डी टी बराबर के आर की पावर 0। आर की पावर 0 की वैल्यू कितनी? 1, तो ये देखो 1 कर दी। अब अपन ने क्या किया जी, अगर आर की पावर 0 1 है तो हमारे पास आ गया माइनस डी आर बटा डी टी और बराबर के। अब डी टी को उधर ले गए, भाग में है, तो ये गुणा के डी टी हो गया। अब इस माइनस डी आर को उधर ले गए, प्लस डी आर, के डी टी को उधर लाए माइनस के डी टी, तो हमने समीकरण को ऐसे लिख दिया, डी आर बराबर माइनस के डी टी। यह है अवकलन समीकरण। मैं तो समाकलन समीकरण से ही, तो समाकलन करते हैं कि दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, बोला किन की सीमाएं? कि जो राशियां बदल रही है वो कहां से कहां तक बदली। बोला समय 0 से t तक बदला, और अभिकारक जब टाइम 0 था तो अभिकारक थे आर नोट, आर 0 बोल दो थे, आर नोट यानी 0, और t टाइम पे अभिकारक रह गए आर टी। ये जो आर टी है वो रह गए, वो है जैसे हमने शुरू में अभिकारक लिए 100 ग्राम और t टाइम बाद में वो बचे 20 ग्राम, बचे हैं 20 ग्राम, वो है यहां पर आर टी। ये अपन न्यूमेरिकल में और कर लेंगे, अभी यहां ये समझो कि टाइम बराबर 0 यानी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तब अभिकारक थे आर नोट, और टी टाइम के बाद अभिकारक रह गए आर टी, रह गए आर टी, यानी अभिकारक की सांद्रता बदली आर नोट से आर टी तक,
टाइम की लिमिट बदली 0 से लेकर t तक। तो हमने कहा कि दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करना है। बोला जो डी आर है यानी अभिकारक की सांद्रता है वो आर नोट से आर टी तक, ये यहां ध्यान देना, आर नोट से आर टी तक अपर लिमिट ऊपर जाएगी ऐसे, ठीक है। इधर हमने कहा जो टाइम है वो बदला है 0 से लेकर टी तक। अब ये माइनस के है, ये नियतांक है, नियतांक का समाकलन नहीं होता, तो फिर इसको बाहर ले लिया, माइनस के डी टी। ये देखिए वो एज इट इज लिखा है एक बार, तो माइनस के बाहर ले लिया। अब हम कह रहे हैं कि इसका जो समाकलन होता है वो डी आर का समाकलन होता है आर और डी टी का समाकलन होता है टी, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसे यहां लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन ये होता है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दी, देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दी। अब आर टी माइनस आर नोट बराबर माइनस के, टी माइनस 0 आ गया टी, आर नोट को उधर ले गए तो प्लस हो गया, तो आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट। अब यहां कौन क्या है सर, आर टी क्या है, टी समय पर सांद्रता किसकी, अभिकारक की, अभिकारक की सांद्रता। भाई टी टाइम हो गया, अभिक्रिया को स्टार्ट हुए, अब इतनी सांद्रता बची है वो है आर टी। के क्या है जी, वेग नियतांक जो अपन पढ़ चुके हैं विस्तार से। टी क्या है जी, समय। आर नोट क्या है जी, अभिकारक की, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, स्टार्ट में सांद्रता। यह है जी समाकलित वेग समीकरण। क्या है, समाकलित वेग समीकरण। अब इसके बाद में हम इस समाकलित वेग समीकरण के आधार पर, पहले ये याद रखना, यहां तक एक दो बार आप लिख के देख लेना। इसके बाद में इस समीकरण के लिए हमें ग्राफ बनाने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि जो समाकलित वेग समीकरण है उसका ग्राफ बनाइए, आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब ग्राफ बनाने के लिए सुनिए, ये जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है क्या आई, आर नोट बराबर माइनस के टी प्लस आर, सॉरी आर टी बराबर है ना, आर टी बराबर माइनस के टी ये प्लस आर नोट, ये आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट, ये समाकलित वेग समीकरण है। इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो हमें देखो ग्राफ बनाने के लिए एक समीकरण होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करनी होती है। तुलना करने पर देखो y बराबर एम एक्स सी से कैसे तुलना करना है वो समझो। जैसे हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में हमें x अक्ष और y अक्ष बनाने हैं। तो ये देखो x अक्ष है, थोड़ा समझा देता हूं, और ये y अक्ष है। अब तुलना करने का मतलब क्या है जी, y की वैल्यू यहां पर क्या है आर टी, c की वैल्यू क्या है आर नोट, x की वैल्यू क्या है t, देखना यहां तुलना कर रहे हैं जी। यानी x अक्ष पर आपको दिखाना है टाइम, x अक्ष पर टाइम यानी समय, ये लो जी। y अक्ष पर दिखाना है आर टी, आर टी है क्या एक्चुअल में, सांद्रता ही तो है, टी टाइम पर अभिकारकों की सांद्रता, यानी ये ग्राफ बनेगा सांद्रता और समय के मध्य। तो y अक्ष पर अपन एक काम करते हैं, सांद्रता यानी r ये दर्शा लेते हैं। तो ये ग्राफ किस किस के मध्य बनेगा जी, सांद्रता और समय। कैसे पता चला, हमारे पास जो समीकरण है आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट, इसकी तुलना करी हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी से,
तो हमें पता चला अक्स के बराबर आ रहा है टी, यानी टाइम रहेगा अक्स पर, वाई के तुलना हो रही है आर टी, आर टी क्या है सांद्रता, तो वाई एक्स पे सांद्रता रहेगी। अब ग्राफ कैसे बनेगा? सी होता है ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे मान लो। इसको मैं मेरी भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको याद रह जाए, ये कोई फिजिक्स की डेरिवेशन नहीं है, हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब सी आ रहा है आर नोट, आर नोट क्या है जी सांद्रता है, तो आर नोट भी सांद्रता। कौन सी सांद्रता? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, वो सांद्रता की लाइन तो ये है, इस पे दर्शाना है। आर नोट को कहां दर्शाना है? इस लाइन पे, सांद्रता पे। अब खुद ये बताओ, आर नोट की वैल्यू ज्यादा होगी या आर टी की? जाहिर सी बात है आर नोट की। क्यों? आर नोट है क्या? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और तब जब टी बराबर 0 है। अभिक्रिया जब स्टार्ट भी नहीं हुई है तब अभिकारक अपने उच्चतम मान पर होते हैं, तो जो पॉइंट आएगा वो ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ सांद्रता में टॉप पे रहेगा आर नोट। तो चलो अपन यहां लिख देते हैं। ये कहां हो गया भाई, अपने आप चल जाता है ना। देखो यहां मैं लिख देता हूं आर नोट। सी ऐसे याद रख लो, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, बोला आर नोट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आर नोट तो टॉप पे आएगा, प्रारंभिक सांद्रता है। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर m की वैल्यू ऋणात्मक हो, ये याद रखना आप, तो ढलान ऐसे आएगा ग्राफ, और अगर m का मान पॉजिटिव आ जाए तब ग्राफ ऐसे जाएगा, माइनस स्लोप ऐसे आएगा, प्लस स्लोप ऊपर जाएगा। यहां क्या है जी, m के मान माइनस के, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा डबल लाइन बन गया भाई। ऐसे नहीं होता ग्राफ, ऐसे रोड़ी मत करो, ऐसे रोड़ी। देखो ऐसे यहां लिख देंगे m बराबर माइनस के, बन गया ग्राफ। सर कौन सा रॉकेट साइंस था, एकदम इजी तो था। तो ये शून्य कोटि के लिए आलेख बना लिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करके। अब एक छोटी सी चीज और बची है, फिर न्यूमेरिकल जितना मन करे उतना निकाल लेना, सारे न्यूमेरिकल कर दोगे, एकदम परफेक्ट कर दोगे, हर एक चीज आ रही है तुम्हें। चलो देखो अब अपन इसमें करते हैं शून्य कोटि विक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल। अब दिमाग में आएगा सर अर्धायु क्या होता है? पिछले समीकरण में जो टी आ रहा था वो है टाइम, कि कितना टाइम लगेगा अभिक्रिया में। अर्धायु आधी आयु, अरे थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, भाषा ऐसी नहीं कर सकते किसी अभिक्रिया की आधी आयु को अर्धायु कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया की पूरी आयु है ना, उसका ठीक आधा ही अर्धायु हो, कोई जरूरी नहीं है। समझाता हूं, जैसे कोई अभिकारक को पूरा उत्पाद में बदलने में मान लो 100 घंटे लग रहे हैं, तो आप डायरेक्टली दिमाग लगाओगे कि अच्छा पूरे में 100 घंटे लग रहे हैं, तो फिर आधा तो 50 घंटे में वहां हो गई होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो कैसे, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो तुम यहां हो, गांव में, अपने गांव में हो, और ये रह गया शहर। मैं कहूं तुम यहां से रवाना हुए और यहां पहुंच गए 1 घंटे में, अभिक्रिया वेग तुम्हारा कितना, स्पीड कितना, पूरा टाइम कितना लगा, स्पीड नहीं सॉरी टाइम कितना लगा, 1 घंटा। तो मैं कहूं जैसे ये मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है, अब मैं कहूं तुम यहां कब थे, अगर तुम्हें यहां से यहां आने में 1 घंटा लगा है तो यहां कितनी देर में पहुंच गए थे? तुम कहोगे 30 मिनट में। जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं है 30 मिनट तुम मिड पर थे। हो सकता है यहां पर ट्रैफिक हो, कंडीशंस अलग हो, या हो सकता है यहां गांव से निकले थे, ट्रैफिक कम था तो तेज भागे, यहां तुम आ गए 20 मिनट में ही।
आगे वाले तो 40 मिनट लगे आधे में, तो फिर कैसे कह सकते हो 30 मिनट में आधी थे? समझ पा रहे हो? तो फिर अर्धायु क्या होती है सर, वो देखते हैं, सुनो। देखो देखो सुनो, समझाता हूं। अर्धायु क्या होती है? अर्धायु काल किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की आधी सांद्रता, सांद्रता को मात्रा बोल दूं क्या? आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय, कितना ही टाइम लगाओ चाहिए? पूरा 1 घंटा है तो 30 सेकंड 30 मिनट की जरूरी नहीं है अर्धायु काल। टाइम कितना है? आधा अभिकारक उत्पाद में चला जाना चाहिए, ऐसे कह दूं क्या? आधा अभिकारक बचना चाहिए। अरे भैया, मान लो अभिकारक से उत्पाद बनना है, 100 ग्राम अभिकारक था, तो ये तो शुरू में 0 था। अब मैं कहूं कि 50% प्रोडक्ट में बदल गया, तो कितना बदल गया? 50 ग्राम, तो बचा भी तो 50 ग्राम। 50-50 का खेल हो गया, 1 डे। इसका मतलब अभिकारकों की आधी सांद्रता को उत्पाद में बदलने में लगा समय, या वह समय जब अभिकारकों की आधी सांद्रता ही बचती है। आधी क्यों बची भाई? आधी प्रोडक्ट में बदल गई तो आधी ही बचेगी, अर्धायु काल कहलाता है। किसी भी एंगल से समझ लो, पर बात सीधी ये है कि 50% अभिकारक कन्वर्ट हो जाने चाहिए प्रोडक्ट में, वो टाइम, या यूं कहूं जब प्रोडक्ट 50% बचे वो टाइम अर्धायु काल कहलाता है। टी हाफ कहते हैं इसे, टी हाफ, ऐसे दर्शाते हैं अर्धायु काल को। अब शून्य कोटि की विक्रिया के लिए अर्धायु काल कैसे ज्ञात करें? शून्य कोटि की विक्रिया के लिए अर्धायु काल कैसे ज्ञात करें जी? चलो करते हैं, यहीं करवा देता हूं मैं। अर्धायु, अच्छा अर्धायु का मतलब क्या है बरा? मैं देखो यार सर, टी, सॉरी क्या हो गया भाई? टी बराबर तो लिखना है टी हाफ। क्या लिखना है? टी हाफ। अर्धायु तो ज्ञात करना है, टी थोड़ी ना ज्ञात करना है, तो टी की जगह तो लिखेंगे टी हाफ। और सुनना ध्यान से, आर टी की जगह क्या लिखेंगे? आर नोट बटा 2। क्यों जी? क्यों जी? आर नोट तो आर नोट रहेगा, चाहिए अर्धायु काल ज्ञात कर लो, चाहे पूरी आयु काल ज्ञात कर लो, चाहे सवा कर लो, चाहे पौने कर लो, क्योंकि वो तो प्रारंभिक सांद्रता है, जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो वो तो आर नोट ही रहनी है। हर टाइम के लिए आर नोट की वैल्यू तो आर नोट ही रहनी है। हाँ, आर टी बदलेगी, टी हाफ है, आर टी है क्या? आर टी है टी टाइम पर अभिकारकों की सांद्रता। अभी टी टाइम कितना है? टी हाफ। और किसको कहा है? आधी सांद्रता उत्पाद में बदल जाए या आधी बचे। तो अगर शुरू में आर नोट था तो टी हाफ पे कितना बचेगा? आर नोट बटा 2। ये दोनों मान समाकलित वेग समीकरण में रख दो। वापिस सुनो, समाकलित वेग समीकरण क्या है? आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट। अब हमें क्या चाहिए? टी की वैल्यू चाहिए ना एक्चुअल में, तो पहले इसको इधर ले आते हैं, माइनस के टी को इधर लाओगे, प्लस के टी बन गया, इसको यहीं रहने दो, प्लस आर नोट, ये आर टी उधर जाएगा तो माइनस आर टी। अब टी की वैल्यू चाहिए, की गुणा में भाग में चला जाएगा, तो टी बराबर बन जाएगा आर नोट माइनस आर टी बटा के। यहां तक समझ में आ रहा है? एकदम इजी है। अब टी की जगह तो क्या लिखना है जी? टी हाफ। तो ये लो जी, हमें टी नहीं चाहिए, हमें तो टी हाफ ज्ञात करना है। आर नोट की जगह आर नोट रहने दो, माइनस आर टी की जगह क्या लिखे?
आर नोट बाई 2, आर नोट बटा 2 बटा, और नीचे क्या लिख दे के। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मुझे बताओ पूरे का आधा कितना होता है? आधा। पूरे में से आधा घटा दे तो बचता क्या है? आधा। कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। आर नोट में से आर नोट का आधा घटा दे तो आर नोट का आधा ही बचेगा, इसलिए टी हाफ बन जाएगा आर नोट। वापिस सुनना, आर नोट में से आर नोट का आधा घटा रहे हैं, आर नोट बटा 2 घटा रहे हैं, तो आर नोट बटा 2 ही बच जाएगा। तो आर नोट बटा 2 ये लो जी सर, याद रखना अर्धायु काल का समीकरण प्राप्त हो गया। बधाई हो, अर्धायु काल का समीकरण प्राप्त हुआ है। टी हाफ क्या है? अर्धायु। किसकी जी? शून्य कोटि की। तो फिर बाकी कोटियों का ज्ञात कर लेंगे। सब्र करो, ज्ञात करेंगे ना। पहले शून्य कोटि वाला तो याद रख लो। तो टी हाफ होता है आर नोट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। किसकी जी? अभिकारकों की। के क्या है? वेग नियतांक। ये लो जी, तो हम टी हाफ याद कर लेंगे शून्य कोटि का। समझ में आ रहा है ना? एकदम इजी। आप एक बार इस वीडियो को अभी रोकिए, रब कॉपी पेन लीजिए और बिना देखे आराम से एक बार में पहले समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, ग्राफ बनाइए y बराबर mx प्लस सी से, और लास्ट में अर्धायु काल ज्ञात कर लीजिए। समझ पा रहे हो? करके देखना है हर एक को, हार नहीं माननी है। हार नहीं मानूंगा। तो चलिए, शून्य कोटि का अपन ने आराम से, बड़े प्यार से, बड़े विस्तार से कर लिया है जी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर सब समझ में आ गया है। आपका कमेंट हमारी हिम्मत है। लगता है कि यार कोई अपनी मेहनत को देख रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, लग क्या रहा है? पैसा तो कोई है ही नहीं ना वीडियो पर, आराम से समझ पा रहे हो। इसलिए बिल्कुल आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, वो क्या बोलते हैं भाई, मार्केटिंग आप लोग हो हमारी, आपको करना है जो करना है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रथम कोटि का सिस्टम लेकर, सारा सिस्टम। तब तक भाई जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।